आला आवाज? आला आला. हाँ. सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? सुप्रभात भाई. सुप्रभात मैडम. ओके ओके. आपकी पढ़ाई तो शुरू है ना? हो. देखो, स्कूल बंद और पढ़ाई शुरू, इस उपक्रम के अंतर्गत आज फिर एक बार आप सभी का हिंदी के क्लास में मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रीमती आचार्य और मेरी सहपाठिनी है श्रीमती कारंडे। हम दोनों मनपा स्कूल में प्रशिक्षक है और वहाँ पे पढ़ाते हैं। देखो, आज हम 7वीं हिंदी के क्लास में आपका स्वागत करते हैं और आज हम जीवन की समस्याएं देखने वाले हैं। देखो, आजकल जमाने में आदमी बहुत असंयमित व्यवहार करने लगा है। थोड़ा सा भी उसके मन के विरुद्ध कुछ घटना घट जाए तो वो बहुत निराश हो जाता है, डिप्रेशन में जाता है, छोटी छोटी बातों से नाराज होने लगते हैं। अभी हम रोज जो वर्तमान पत्र पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी न्यूज आती है कि मोबाइल नहीं मिला बच्चों को तो बच्चों ने खुदकुशी कर ली, मम्मी पापा ने कुछ उनको चाहिए वो चीज नहीं दी, इसके लिए उन्होंने अपना जीवन खत्म कर दिया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में सपना देखते हैं लेकिन वो सपना पूरा न होने के कारण अपना जीवन ही समाप्त कर देते हैं। तो ऐसा ये जो दुष्ट चक्र है वो चलता जा रहा है। लेकिन आज हम जिस कविता का चयन करने वाले हैं उसमें कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं पर प्रकाश डाला है। तो चलो, आज हम जीवन नहीं मरा करता है इस कविता का चयन करने वाले हैं और इसके कवि है गोपाल दास सक्सेना नीरज। कविता समझने से पहले हम क्या करेंगे, कवि नीरज जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। देखो, ये कवि नीरज जी है, उनका जन्म 4 जनवरी 1924 में पुरावली उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने गोपाल दास नीरज जी ने बहुत सारी रचनाएं की है। देखो, नीरज रचनावली, नीरज के प्रेम गीत, बादर बरस गयो, दर्द दिया है, ये सभी किताबें उन्होंने ली है। और फिर वो फिल्म जो रहती है, हिंदी चित्रपट जो रहते हैं उसमें भी उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हुए हैं। नीरज जी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। वो एक विख्यात काव्यवाचक और गीतकार भी है। कई हिंदी फिल्मों के गीत उन्होंने लिखे हुए हैं और वो प्रसिद्ध भी हुए हैं। देखो, हर आदमी बचपन से कुछ ना कुछ सपना देखता है। बच्चे क्या करते हैं, सपना देखते हैं कि बड़ा होकर मुझे ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बड़ा होकर मुझे पायलट बनना है। और फिर बड़े लोगों को भी कुछ सपने होते हैं कि मैं मेरे बच्चों को अच्छी सी पढ़ाई दूंगा, उनको सुखी जीवन दे दूंगा। लेकिन क्या होता है, सभी लोगों का ये जो सपना होता है ना, वो पूरा नहीं होता है। कुछ ना कुछ समस्याएं खड़ी हो जाती है और वो जो सपना होता है वो टूट जाता है। इसके लिए क्या होता है, देखो, अभी कविता शुरू करते हैं हम लोग। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। देखो, कवि क्या बोल रहा है कि जब हमारा सपना पूरा नहीं होता है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। अपनी आंखों से अपने अश्रु, ये जो मोती है, अश्रु यानी मोती इधर बोला है कवि ने, उसको उपमा दी है। ये अपने जो अनमोल मोती है, अनमोल अश्रु है, उसको व्यर्थ लुटाना नहीं चाहिए, व्यर्थ बहाना नहीं चाहिए। एक आध सपना हमारा पूरा नहीं होता है तो भी चलता है। सपनों के अलावा हमारे जीवन में और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा उद्देश्य है। लेकिन
कुछ लोग क्या करते हैं, सपना पूरा नहीं हुआ तो अपना जीवन ही समाप्त कर देते हैं। लेकिन सपनों के मर जाने से या सपने पूरे न होने से अपना जीवन नहीं मरा करता है, जीवन अपना समाप्त नहीं होता है। देखो आगे कवि क्या बोलता है, माला बिखर गई तो क्या, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। यहाँ पे नीलाम होना का मतलब है बिक जाना। देखो कवि क्या बोलता है, हम जब माला पहनते हैं वो कभी ना कभी तो टूट जाता है ना। तो कवि इधर क्या बोलता है कि माला अगर कुछ काम में हम असफल हो गए, माला बिखर गई का मतलब क्या है कि काम में असफल हो जाना। हम कुछ काम में असफल हो गए हैं तो हमारी समस्या दूर हो गई ऐसा समझो। क्यों ऐसा समझना है, क्योंकि वो काम पूरा करने के लिए हम जो प्रयास कर रहे थे, जिस रास्ते पर जा रहे थे वो गलत हो रहा था, ये हमें समझ में आता है। देखो क्लास में जब कोई बच्चा किसी कारण रो पड़ता है, उसके आंसू बहते हैं, तो क्या होता है, हम उसको पूछ लेते हैं ना कि क्यों रो रहा है करके। तो देखो इसीलिए वही काम हम और दूसरे प्रकार के प्रयत्न करने से पूरा कर सकते हैं और सही रास्ते पे जा सकते हैं। एक बार जब असफल हो जाते हैं तो इधर कवि क्या बोलता है कि हम जब असफल हो जाते हैं तो हमारी समस्या हल हो गई, वो समस्या दूर हो गई ऐसे समझो। क्यों ऐसा समझना चाहिए, तो वो समस्या दूर करने के लिए हम जो प्रयास कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, या वो जो प्रयत्न है, वो जो रास्ता है वो गलत निकल गया, प्रयत्न हमारे जो प्रयास है वो कम पड़ गए, इसके लिए हम असफल हो रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि देखो ये समस्या हल करने के लिए ये रास्ता बराबर नहीं है, तो हम दूसरे रास्ते से उसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं। अभी आगे क्या कवि बोलता है, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। हमारे आंसू बहने लगे, जब समस्याएं हमसे हल नहीं होती है तो हमारे आंसू बह जाते हैं, नीलाम हो जाते हैं, यानी बिक जाना। हम आंसू बिकते नहीं है, इसका मतलब है हम जो आंसू बहते हैं उसकी तरफ लोगों का ध्यान जाता है। देखो क्लास में जब बच्चा रोता है तो बाकी के बच्चे भी उसकी तरफ ध्यान देते हैं कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। हम टीचर के पास जाते हैं बच्चे और बोलते हैं कि ये बच्चा रो रहा है, तो इसका मतलब है वो जो बच्चा आंसू बह रहा है उसका उसकी जो समस्या है वो दूर हो गई। क्योंकि बाकी के लोगों का ध्यान जब हमारी तरफ जाता है, हम जब आंसू बहते हैं, बहाते हैं और इतर लोगों का, अन्य लोगों का ध्यान हमारे जाता है, तो हमारी समस्या ऐसे ही दूर हो जाती है। क्योंकि वो लोग जो है वो हमें क्या करते हैं, मदद करते हैं, हमारी समस्या का हल ढूंढ लेते हैं। अभी आगे देखो कवि क्या कहता है, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। इसका मतलब है, रूठे दिवस का मतलब है निराश हो जाना। कवि कहता है छोटी छोटी समस्याओं से निराश होने वालों, हाँ, और फटी कमीज का मतलब है समस्या को समझाना। तो देखो कवि कहता है छोटी छोटी समस्याओं से निराश होने वालों, समस्या को समझो, अपने सामने कौन सी समस्या आ गई है वो पहले समझ लो और उसका हल निकालो। जैसे फटी कमीज टेलर सिला देता है, उस पर हल निकलता है कि ये मेरी कमीज फट गई है, तो ऐसी फटी हुई कमीज मैं कैसे पहनूं, तो वो क्या उसका हल निकालता है, वो उसको सिला देता है। वैसे कभी कहता है कि अपने सामने जो पहले समस्या आ जाती है उसको पहले समझ लेना चाहिए और बाद में उसका हल ढूंढना चाहिए। जीवन में आशावादी रहना चाहिए, वो सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। इसीलिए जीवन में कुछ समस्या आने से
अपना जीवन समाप्त नहीं होता है। देखो आंगन में हम बहुत सारे दिए जलाते हैं, आंगन जगमगा उठता है, लेकिन उसमें से कुछ बुझ जाते हैं तो आंगन निराश होता है क्या? नहीं। तो और जो दीपक उधर जल रहे होते हैं वो आंगन जगमगा ही रहते हैं। कुछ दीपक बुझ जाने से अपना आंगन मरा नहीं करता है, यानी निराश नहीं होता है। वैसे भी जीवन में कुछ समस्याएं खत्म हो जाती है तो जीवन समाप्त नहीं होता है। ये जो जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं वो आने ही रहने वाले हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, समस्याएं आते ही रहती है, लेकिन उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। ये कवि हमें बार बार समझा रहा है। पूरी कविता में उन्होंने यही अपने को संदेश दिया है। अभी आगे देखो, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। अभी यहाँ पे जिल्द, ये जो शब्द आया हुआ है उसका मतलब है पुस्तक का बाह्य आवरण। देखो हमारी किताब जब पुरानी हो जाती है, उसका ऊपर का जो कवर होता है वो पुराना हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसका बाह्य आवरण यानी उसका कवर जो है वो बदल देते हैं। लेकिन अंदर जो लिखा हुआ होता है वो बदलते हैं क्या? नहीं बदलते, वो वैसा ही रहता है, सिर्फ हम बाहर का आवरण उसका बदल देते हैं। तो कवि का कहना यही है कि जीवन में हम कुछ भी खोते नहीं है, यहाँ कुछ भी खोया नहीं जाता, सब वैसे के वैसा रहता है। सिर्फ क्या होता है हमारे जीवन में, या हम जो जिंदा है तो हमारे अंदर एक आत्मा होती है, वो आत्मा कभी भी मर नहीं सकती है। वो क्या करती है, एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाती है। तो हमारा जीवन समाप्त हो गया क्या? नहीं, हमारी आत्मा तो अमर है। वो आत्मा नहीं कहाँ पे जाती, यहाँ पे कुछ भी खोया नहीं जाता है, सिर्फ बाहर का आवरण बदली किया जाता है। यानी वो जो आत्मा है वो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है। तो बाह्य आवरण, बाह्य शरीर जो है वो सिर्फ बदलता है। और फिर उन्होंने दूसरा उदाहरण क्या दिया है, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये चक्र जो है वो निरंतर रहता, चलता रहता है ना? वैसे अपना जीवन भी निरंतर चलता रहता है। रात के बाद जिस प्रकार सुबह आती है, ये देखो ये रात का चित्र है, ये सुबह का चित्र है। ये रात की जो चांदनी है वो सवेरे धूप आने से गायब हो जाती है। इसका मतलब है कि चांदनी गायब ही हो गई क्या? नष्ट ही हो गई क्या? नहीं। तो फिर जब रात आ जाएगी तभी वो चांदनी हमें दिखाई देगी। जिस प्रकार रात की चांदनी दूर होकर सुबह धूप दिखाई देती है, वैसे ही अपने जीवन का चक्र चलता रहता है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, उस प्रकार हमारे जीवन में भी समस्या आती रहती है, जाती रहती है। हमारी आत्मा तो अमर है, हम सिर्फ शरीर बदलते हैं। अभी आगे देखो कवि क्या कहता है, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। वस्त्र बदल कर आने वालों, देखो जिस प्रकार आदमी वस्त्र बदलता है उसी प्रकार अपने जीवन में भी अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती रहती है। हम एक ही वस्त्र पहन के रहते हैं क्या? नहीं, कभी कभी दिन में 2-3 बार भी हम अपने वस्त्र बदलते हैं। उस प्रकार हमारे जीवन में जीवन बिताते समय एक ही समस्या कभी भी नहीं रहती है, अलग अलग समस्याएं हमारे सामने भी आती रहती है। अभी आगे क्या कहता है, चाल बदल कर जाने वालों, जिस प्रकार आदमी अपनी चाल बदलता है, जैसे कभी धीरे धीरे चलता है, कभी दौड़ लगाता है,
वैसे ही अलग अलग समस्याओं का हल करने के लिए हमें अलग अलग प्रयास करने चाहिए। अभी इसका उदाहरण मैं देती हूँ। जब देखो इतिहास विषय का हमें प्रॉब्लम आ जाता है तो हमें कौन सी किताब खोलनी चाहिए? इतिहास की ही किताब खोलनी चाहिए। इतिहास की आने वाली समस्या, इतिहास विषय में आने वाली समस्या हमें मराठी के पुस्तक में, किताब में मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। उस प्रकार जो समस्या अपने सामने आती है, जो समस्या अपने सामने आती है उसी प्रकार का हल हमें ढूंढना चाहिए। निराश होकर उसके लिए बैठना नहीं चाहिए। देखो बचपन में हम खिलौनों के साथ खेलते हैं, बहुत सारे खिलौने हमारे पास होते हैं, उसमें से कुछ टूट भी जाते हैं, कितनी बार हमारे खिलौने टूट जाते हैं, लेकिन उससे क्या हमारा बचपना जो है वो खत्म होता है क्या? नहीं होता है। एक खिलौना टूट जाने से हम कभी निराश नहीं होते, हम दूसरा खिलौना लेकर उसके साथ खेलते हैं। वैसे ही समस्या हल करते समय एक आध बार अपना प्रयत्न असफल भी हो जाए तो दूसरा प्रयत्न करके उस समस्या को हल करना चाहिए, लेकिन अपना जीवन अच्छी तरह से बिताना चाहिए। अभी आगे देखो कवि क्या कहता है। कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन आई पनघट पर, कितनी बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। आपने पनघट देखा होगा। पनघट का मतलब है जहाँ पे पानी भरा जाता है वो जगह। वहां पे बहुत सारी औरतें पानी भरने के लिए आती है। तो देखो जब हम पानी भरने के लिए जाते हैं वहां पे ये जो गर्दी दिख रही है उसमें कभी कभी गगरियां फूट भी जाती है, लेकिन ये जो पनघट होता है वो निराश होता है क्या? उधर निराशा दिखती है क्या? नहीं दिखती है। पनघट, हाँ, पनघट कभी भी निराश नहीं होता है। जब एक आध बार गगरिया फूट भी जाती है तो औरत क्या करती है? दूसरी गगरिया लाती है, दूसरी बाल्टी लाती है, दूसरा बर्तन लाती है और फिर उसको भर लेती है। यहाँ पे शिकन का मतलब है चिंता। एक बार गगरिया फूट जाए तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पनघट कुछ चिंता में नहीं पड़ता है, तो उधर का जो माहौल रहता है वो वैसे के वैसा रहता है। और दूसरा, कितनी बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। अभी देखो समुद्र में कितनी बार ये जो आपको ये इधर गर्ता दिख रहा है ना, उसमें कितनी बार समुद्र में जाने के बाद ये कश्तियां जो होती है, नावें जो रहती है, वो कितनी बार डूब जाती है, कई आदमी मर जाते हैं उसमें। लेकिन ये देखकर हम समुद्र से प्रवास करना या समुद्र में सफर करना छोड़ देते हैं क्या? नहीं छोड़ देते। वो जो घटना घट जाती है किश्तियां डूबने की या नाव डूबने की, वो थोड़ी देर के लिए हमारे मन में रहती है, बाद में हम वो भूल जाते हैं और फिर से अपने काम में लग जाते हैं और समुद्र से सफर करना फिर से चालू करते हैं, है ना। अभी देखो चाय पीते समय जब एक आध बार अपना जो कप है, मग है, वो टूट जाता है तो हम क्या चाय पीना ही छोड़ देंगे क्या? नहीं, हम क्या करेंगे? दूसरा कप लेंगे और हाँ वही दूसरा कप लेंगे और चाय पियेंगे। उस प्रकार जब नावें डूब जाती है तो हम समुद्र से सफर करना नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए कवि कहता है कि जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, लेकिन जीवन का साथ हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। काम करते समय तो नुकसान होता रहेगा, काम करेंगे तो नुकसान होता ही रहेगा, कुछ फूट जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन हम काम करना छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ते। वैसे अपने जीवन का साथ में कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अभी आगे देखो। तम की आयु बढ़ाने वालों, लौकी आयु घटाने वालों, लाख करे कोशिश पतझर पर, उपवन नहीं मरा करता है। यहाँ पे तम का अर्थ है अंधकार और पतझर का अर्थ है पत्ते झरने की ऋतु। देखो अपने हम जब काल चक्र देखते हैं तो उसमें 6 ऋतु आते हैं।
6 ऋतु में ये पतझड़ का एक और ऋतु आता है। अभी यहाँ पे कवि क्या बोलता है देखो, तम की आयु बढ़ाने वालों, यानी निराशा का माहौल फैलाने वालों। यहाँ तम यानी अंधेरा, अभी कभी अंधेरा नहीं फैलता है ना, वो निराशा फैलाता है। तो निराशा का माहौल फैलाने वालों, आशाओं की किरणों को नीचा दिखाने वालों। जब कोई काम करता है वो उसमें असफल हो जाता है तो दूसरे आदमी क्या करते हैं, उसका पैर नीचे खींचते हैं। वो क्या बोलते हैं, तुझसे ये होगा ही नहीं, तुम ये काम मत करो। इस प्रकार वो जो काम करने वाला आदमी है उसके मन में निराशा फैलाते हैं। उसके सामने जो आशा की किरण होती है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं काम करूंगा, तो वो आशा की किरण क्या होती है, हो जाती है, बुझ जाती है। इसीलिए कवि क्या कहता है कि हे लोगों, हे निराशा का माहौल फैलाने वालों, आशाओं की किरणों को नीचा दिखाने वालों, जीवन में कितनी भी तकलीफें आए कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिस प्रकार ये जो पतझड़ का मौसम आता है, तो पतझड़ का मौसम आने के बाद ये जो पेड़ों के जो पत्ते होते हैं ना, वो सब गिर जाते हैं। एक भी पत्ता वृक्ष के ऊपर या पेड़ के ऊपर नहीं रहता है। फिर भी वो पेड़ मर जाता है क्या? नहीं मरता है। तो जब फिर वसंत ऋतु आती है तो फिर से पूरे पेड़ों पर, वृक्षों पर हरी भरी पत्तियां आ ही जाती है, और वो जो बगीचा होता है, वो जो जंगल होता है, वो फिर से हरा भरा हो जाता है। इसके लिए कवि कहता है कि जिस प्रकार पतझड़ में पत्ते गिरने के बाद भी उपवन मरता नहीं है, उस प्रकार अपने जीवन में कुछ समस्या आने से अपना जीवन भी नहीं मरता है। अभी आगे देखो, लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूलों की, तूफानों ने तक छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। अभी देखो, माली जो रहता है उपवन में, माली रहता है ना, बगीचे का माली बगीचे में से फूल तोड़कर लाता है, बाजार में बिकता है उन फूलों को और अपना उदर निर्वाह चलाता है। लेकिन उन फूलों की सुगंध को वो अलग नहीं कर सकता है। फूल तो तोड़ के लाता है, लेकिन फूल बिकता भी है, लेकिन ये फूल और ये उसकी सुगंध, ऐसा वो उनको अलग नहीं कर सकता है। उसी प्रकार हमारे जीवन से भी समस्याएं अलग नहीं हो सकती है। जहाँ जीवन है वहाँ समस्याएं आने वाली ही है। फिर उन समस्याओं से डरकर हमें जीवन समाप्त नहीं करना है। जैसे माली कितने भी फूल तोड़ ले उपवन से, जितने चाहे उतने तोड़ ले, लेकिन उपवन में या बाग बगीचे में फूल खिलना बंद नहीं होता है। नहीं करना जीवन समाप्त मैम। से दो फूल खिलने से उपवन नहीं मरता है, या फिर उपवन वो माली तोड़ के लेके जाएगा तो भी उपवन में बार बार फूल आते ही रहते हैं। उसी प्रकार हमें भी जीवन में हार नहीं चाहिए। हमें आगे देखो, तूफान होने तक छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। कितनी बार तूफानें आती है, हाँ, हमारा नुकसान कर जाती है, लेकिन तूफान आ जाएगा इसके डर से हम घर की खिड़कियां बंद कर देते हैं क्या? नहीं, वो तो खुली ही रहती है। हम तूफानों से भी नहीं डरते, तो फिर जीवन में आने वाली समस्याओं से क्यों डरना चाहिए? उसके लिए भी हमें कुछ न कुछ हल ढूंढना ही चाहिए। अभी आगे देखो, नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। अभी यहाँ पे कवि क्या बोलता है, यहाँ पे मुखड़ा का मतलब है चेहरा। अभी यहाँ पे कवि क्या बोलता है, देखो जीवन में हमें हर तरह के लोग मिलते हैं। दूसरों का तिरस्कार करने वाले, नफरत यानी तिरस्कार,
और सब पर धूल उड़ाने वाले का मतलब है दूसरों की निंदा करने वाले, दूसरों को बदनाम करने वाले। तो कवि क्या कहता है, जीवन में हमें हर तरह के लोग मिलते हैं। दूसरों का तिरस्कार करने वाले मिलते हैं, दूसरों को बदनाम करने वाले मिलते हैं, निंदा करने वाले मिलते हैं, सबको गलत समझने वाले भी मिलते हैं। सिर्फ मैं ही बराबर हूँ प्रकार के लोग हमें मिलते हैं। लेकिन ऐसे प्रकार के लोगों के बर्ताव से सच्चाई कभी भी नहीं सकती है। जिस प्रकार दर्पण कभी झूठ नहीं दिखाता, उसमें जो सच है वही सामने आता है। हमारा चेहरा जैसा है वैसे ही दर्पण में दिखाई देता है। उस प्रकार सामने वाला आदमी कितना भी झूठ बर्ताव करे, उसकी सच्चाई हमारे सामने आ ही जाती है। उस प्रकार जीवन में भी समस्याओं में उलझने से कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। सही मार्ग मिलने पर हम उससे बाहर निकल ही आते हैं। अभी देखो, ये जीवन का चक्र ही ऐसा है। और कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्या और उनकी शाश्वतता की ओर इस कविता कालचक्र निरंतर गतिमान रहता है, वो चलता रहता है, इसीलिए अपना जीवन भी चलता ही रहता है। जीवन का चक्र ही ऐसा है कि सुख के बाद दुख और फिर दुख के बाद सुख आता रहता है। जिस प्रकार हम झूला झूलते हैं ना, वो झूला झूलते समय क्या होता है, कभी वो झूला आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, लेकिन कौन सी भी एक ऐसी स्थिति नहीं आती है जो दीर्घकाल रहती है। झूला एक बार पीछे जाएगा तो पीछे ही नहीं रहता है, वो आगे आ ही जाता है। उसी प्रकार जीवन का चक्र भी चलता रहता है। समस्याएं आएंगी, लेकिन उससे हमें निराश ना होकर सही हल ढूंढना है और आगे जाना है। अभी हरिवंश राय बच्चन जी की एक जो कविता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये जो कविता है वो आप बच्चे पढ़ सकते हैं। उसमें क्या दिया है, कभी हार नहीं लगती है। मिलती। हाँ, तो वो चढ़ते समय अनेकों बार फिसलती है, लेकिन वो अपना प्रयास कभी छोड़ती नहीं है, कभी भी वो हार नहीं मानती है। 100 बार कोशिश करके वो आखिर चढ़ ही जाती है दीवार। तो हम तो मानव है, आदमी है ना, बुद्धिवादी है, हमें तो समस्याओं का अच्छा हल ढूंढना ही चाहिए। समस्याओं को घबरा कर, हार मानकर जीवन समाप्त नहीं करना चाहिए। समस्याओं के आने से ये जीवन कभी भी मरता नहीं है। सारांश में क्या है, सारांश में कवि क्या कहता है कि असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए और अपनी मंजिल पाने की कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। हेलो, कुछ सपने पूरे ना होने से जीवन कभी समाप्त नहीं होता है। तो बच्चों, कविता का भावार्थ आपकी समझ में आ गया? यस टीचर। कविता का भावार्थ समझ में आ गया? हाँ टीचर। हाँ, तो कभी भी जीवन में कुछ भी समस्या आ जाए तो निराश नहीं होना है ना? उसका हल ढूंढना है, अपना जीवन समाप्त नहीं करना है, अच्छी तरह से अपनी जिंदगी जीना है, आनंद लेकर उस जिंदगी को बिताना है। अभी आप क्या करेंगे, ये जो कविता है ना, ये घर में जाकर आराम से उसको सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। हाँ, और अपनी जो मातृभाषा है ना मराठी, उस मराठी मातृभाषा में उसका अनुवाद करने का प्रयास करना है। अभी जो मैंने आपको अर्थ बताया, वो सब अर्थ मराठी में अनुवाद करके लिखने का प्रयास करना है। और सुंदर अक्षरों में हस्ताक्षर सुंदर निकालकर कविता आपको अपनी कॉपी में या नोटबुक में लिखनी है। तब के लिए फिर कल इसी समय इसी वक्त पर हम दूसरी एक कविता लेकर उपस्थित रहेंगे।
तब तक धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू टीचर। Thank you, teacher. थैंक यू वेलकम। Thank you, teacher, so much. Thank you, teacher. थैंक यू टीचर। रेखा मॅडम हे लागत नाही माझं, शेवटचं लागे का नाही? जीवन नहीं मरता।